आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बदलते हवा पानी से लेकर इस इकोसिस्टम की कहानी तक, अमीबा पैरामीशियम से लेकर व्हेल जैसे हैवी प्राणी तक, खेत खलिहान से लेकर घर की बागवानी तक, आपकी हर जिज्ञासा, हर सवाल का जवाब देगा धरती और क्लाइमेट से जुड़ा ये खास पॉडकास्ट। ये है अर्थशास्त्र। हम बायोस्फीयर यानी इस जैव मंडल को इंसान के शरीर से कंपेयर करते हुए अक्सर कहते हैं कि ये जो जंगल या पेड़ पौधे हैं ये धरती के फेफड़े हैं। वैसे ही दलदल और वेटलैंड्स इस धरती के लिए गुर्दे की तरह हैं। वेटलैंड्स का मतलब उस जगह से होता है जहां पूरे साल या किसी खास मौसम में पानी मौजूद रहता है, जमीन में नमी बनी रहती है। 1871 के रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड्स की एक परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार दलदली जमीन, बाढ़ के मैदान, नदियां, झीलें, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स और दूसरे समुद्री इलाके जो कम हाई टाइड पर 6 मीटर से ज्यादा गहरे ना हो, सब वेटलैंड्स में आते हैं। साथ ही मैनमेड तालाब या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करने वाले जो तालाब हैं वो भी इसमें शामिल हैं। बायोडायवर्सिटी के लिहाज से बेहद जरूरी ये वेटलैंड्स इस नेचर की खूबसूरती को तो निखारते ही हैं, जमीन की पानी की जरूरत भी इनसे ही पूरी होती है और इनका एक काम गंदे पानी को साफ पानी में बदलना भी होता है। इन वेटलैंड्स में दूर देशों से आने वाले प्रवासी पक्षी अपना बसेरा बनाते हैं और बहुत सी वनस्पतियां और जीव जंतु इन्हीं वेटलैंड्स में पनपते हैं। भारत में नेशनल वेटलैंड इन्वेंटरी एंड असेसमेंट यानी NWIA ने रिमोट सेंसिंग के जरिए साल 2006 से लेकर 2011 तक नेशनल और स्टेट लेवल पर वेटलैंड्स की एक लिस्ट बनाई है। इसमें कुल 7,57,060 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। अनुमान है कि ये इलाका 1,52,00,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है और ये देश के कुल एरिया का 4.7% होता है। लेकिन आज इकोसिस्टम की ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई खतरे में है। वेटलैंड्स उपेक्षा का शिकार है। पिछले करीब 40 सालों में देश के लगभग 1/3 वेटलैंड्स खत्म हो गए हैं। एक रिसर्च बताती है कि 1970 से 2015 के बीच 35% वाटर सोर्सेज जैसे झील, नदियां, दलदल और खाड़ियां खत्म हुए हैं। और कारण आप जानते ही हैं, शहरीकरण, प्रदूषण और तेजी से बढ़ता खेती का रकबा। 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने में वेटलैंड जैसे दलदल और मैंग्रोव की इंपॉर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाना है। पर सवाल है कि हमारे जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इन वेटलैंड्स को हम कितना जानते हैं, इन्हें कैसे बचाया जाए? क्या वेटलैंड्स के लिए बनाए गए कानून पर्याप्त हैं? दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए किस तरह से काम हुआ है? ऐसे ही तमाम सवालों पर आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं अर्थशास्त्र, नेचर से जुड़े मुद्दों का एक अनूठा पॉडकास्ट। मेरा नाम है अमन गुप्ता और मेरे साथ वेटलैंड्स की जरूरत और संरक्षण को लेकर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के साइंटिस्ट इंचार्ज और बायोलॉजिस्ट डॉक्टर फयाज अहमद खुदसर। तो फयाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक रेडियो के बेहद खास पॉडकास्ट अर्थशास्त्र में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि वेटलैंड क्यों जरूरी है? वेटलैंड, आप देखिए, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे परमानेंट पानी रहता हो, कुछ समय के लिए पानी रहता हो, या वहाँ का सेडिमेंट भी सेचुरेटेड हो। आपने हाथ से मिट्टी खोदी और वो लड्डू सा बन गया, जब हाथ में मिलाया आपने, इतनी नमी हो, उसको वेटलैंड या नम भूमि कहते हैं। वेटलैंड की आवश्यकता अगर गौर करें तो वेटलैंड बड़ा महत्वपूर्ण एक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का। सबसे महत्व इसका ज्यादा होता है कि पीने के लिए पानी देता है और सबसॉइल एंड डीप एक्वीफर को ये रिचार्ज करता है। वो तो सबसे प्राथमिक चीज है। दूसरी बात, आप वेटलैंड को गौर से देखें तो 2 तरह के वेटलैंड होते हैं। एक होता है इनलैंड वेटलैंड
और दूसरा होता है फ्लड प्लेन वेटलैंड। फ्लड प्लेन वेटलैंड, सो अगर आप इनलैंड वेटलैंड को देखेंगे जो बारिश के पानी से फ्लड प्लेन से दूर बनता है, और जो फ्लड प्लेन वेटलैंड कहेंगे वो नदी का किनारा होता है, उसके किनारे वेटलैंड बनते हैं। ये वेटलैंड इसलिए आवश्यक है कि फ्लड प्लेन वेटलैंड को खास करके देखें तो ये एक तरह से किडनी का काम करते हैं नदी के लिए। बिल्कुल। पानी 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 बहुत सारा अगर गंदा पानी है उससे होकर गुजरता है नदियों में जाने से पहले, अगर हिस्टोरिकली देखें तो यही हुआ करता था, तो पानी को साफ कर देता है। यही नहीं, जब बाढ़ आती है तो ये इसमें पानी जमा होता है, और इस पानी के उतर जाने के बाद भी इसमें बहुत सारे जीव पलते रहते हैं पूरे साल, पौधे, मछलियां वगैरह, और अगले साल जब बाढ़ आता है तो मेन रिवर चैनल में चला जाता है। इस तरह ये नदियों के लिए नर्सरी का भी काम करता है, और एक तरह से ये सुपर मार्केट की तरह जाना जाता है वेटलैंड को। इसमें इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि इसको सुपर मार्केट भी कहते हैं। हाँ सर, मैं इस पे आऊंगा कि किस तरह से पेड़ पौधे और कुछ तरह के जीव जंतु इसमें बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन दो तरह के आपने बताया, मैन मेड वेटलैंड भी होते हैं, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। तो वो कैसे, मैन मेड वेटलैंड भी होते हैं जो इंसानों ने बनाए होते हैं, कृत्रिम तौर पर तैयार किया जाता है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैन मेड वेटलैंड उसको कहते हैं जहां पर आप वेटलैंड के निर्माण से पहले कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं और उसको पुनर्जीवित करते हैं, और तभी पुनर्जीवित करना ही वेटलैंड का पुनर्जीवन वेटलैंड को लाना ही मैन मेड शायद जोड़ सकते हैं, जैसा हमने यमुना बैसिन पार्क में उसे रिस्टोर किया है। तो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे सबसॉइल एक्वीफर ऊपर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वहाँ पे कभी वेटलैंड था जो भर गया, मृतप्राय हो गया। तो उसको हम देख करके फिर वो इंडिकेटर स्पीसीज, जैसे कुछ ग्रासेस होती हैं, टाइफा होती है, फ्रेगमाइटिस होती है जिसको नर्सल कहते हैं, तो इन सब पौधों को देख के ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कभी वेटलैंड रहा होगा, और फिर उसको हम डिसिल्ट करते हैं और वो वेटलैंड का निर्माण हो जाता है। तो इसमें एक बात महत्वपूर्ण है जो आजकल बहुत चर्चा में है चारों तरफ, कि वेटलैंड को आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि धीरे धीरे वक्त आगे शायद सवाल आप पूछेंगे तो इसमें और मैं डिटेल बता पाऊंगा। तो ये कृत्रिम वेटलैंड उसी को कह सकते हैं, क्योंकि वेटलैंड जैसे ही बनता है उसके अगर सारे ट्रॉफिक स्ट्रक्चर को जब एड्रेस नहीं करेंगे तो वो फंक्शनल वेटलैंड नहीं बन पाएगा, और वो कृत्रिम शब्द ही अपने आप में बहुत ही अच्छा नहीं है वेटलैंड के लिए। ये जो वेटलैंड हम जो बनाते हैं उसमें सबसे पहला तो देखते हैं कि नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वहाँ पे पहले से वैसे इंडिकेटर्स हैं कि नहीं। तो इसको आप कह सकते हैं कि ऐसा वेटलैंड जिसको आपने रिस्टोर किया। दूसरा वेटलैंड जो होता है नेचुरल होता है, वो उमूमन फ्लड प्लेन वेटलैंड्स होते हैं जो फ्लड प्लेन में बनते रहते हैं, भरते रहते हैं, बनते रहते हैं। तो कोस्टल वेटलैंड भी होते हैं, मरीन वेटलैंड, कोस्टल वेटलैंड भी कहा जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी वेटलैंड में देखने को मिलती है? किस तरह के पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें रहते हैं, उस पर थोड़ा सा बताइए। आप देखिए, वेटलैंड को जब गौर से देखें तो वेटलैंड हमारी जिंदगी से ऐसा खास जुड़ा है कि जैसा हमने आपको बताया कि पौधे और जानवरों का तो घर ही इंसानी जरूरतों को ही पूरा करता है। आप गौर करें तो इसमें पौधे हैं, जैसे आपको मैं बताया हाइड्रिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। वेलिस्नेरिया है, इस तरह के पौधे बहुत सारे होते हैं। पोटोमेजिटॉन है, इस तरह के एक्वेटिक पौधे बहुत मिलते हैं उसमें, जो नाना प्रकार के दूसरे जीवों का खाना होता है, क्योंकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अलग अलग जीव साथ में मिलके एक जीव दूसरे को खाता है, उससे एनर्जी फ्लो होता है सिस्टम में। घास को मछली ने खाया, मछली को सांप ने खाया, इस तरह करके वो एनर्जी फ्लोस होते हैं। इसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है। और इसमें पादप और भी होते हैं, जैसे जो मनुष्यों के काम में आते हैं डायरेक्ट। देखें मखाना, मखाना इतना इम्पोर्टेंट है, जो आप देखिए इसी पानी में होता है, और मखाना बहुत ही मेहनत से निकाला जाता है। उसी तरह कमल, मखाना और कमल बिल्कुल अलग है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मखाना और कमल एक है। मखाना अलग है और कमल एक अलग है। कमल गट्टा क्या कहते हैं, कमल की जो डंठल नीचे जमीन में पानी के जाती है वो कमल गट्टा हो जाता है। और मखाना एक ऐसा पौधा जिसके आप गौर करेंगे कमल के पत्ते को, तो कमल के पत्ते पे कांटा नहीं होता, लेकिन मखाने के पत्ते पे कांटा है।
मखाना का फूल देखेंगे उस पे कांटा है किनारे किनारे, मखाना का फल देखें उस पे कांटा है। और मखाना का फल जब तैयार हो जाता है तो उसके बीज पानी में गिर जाते हैं, फिर पानी से उसको निकाला जाता है, उसको फिर रोस्ट किया जाता है और उसको हैमर किया जाता है, और जितना तेज हैमर करते हैं उससे लावा मखाना तैयार होता है। लेकिन कमल बिल्कुल ही डिफरेंट है। और कमल के साथ एक और वाटर लिली आता है, वो अलग है, जिसको कुमुदनी कह सकते हैं। वो एक अलग पौधा उसमें आता है, और उसको हमने देखा कि उससे निकले बीज से भी हमने देखा उसको रोस्ट करके उससे बहुत तरह के चीजें खाने को मिलता है। कहीं मैं नॉर्थ बिहार या कहीं मैं गया तो वहां पे कुछ लड्डू सा बेच रहे थे, मैंने बोला ये क्या है, तो उन्होंने बोला रामदाना है। तो अलग अलग इस्तेमाल हो रहा है उसका। तो इस तरह से नाना प्रकार के पादप हैं। अगर जंतुओं का देखेंगे तो बड़े जंतु जिसको पानी का शेर भी कहते हैं, आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे बड़े वेटलैंड में आपको गैंजेटिक डॉल्फिन नजर आ जाती है जो ब्लाइंड होती है। आपको घड़ियाल मिलते हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं, सिर्फ घड़ियाल इंडिया में, वो घड़ियाल लॉन्ग स्नॉटेड क्रोकोडाइल जिसको कहते हैं, वो घड़ियाल इंडिया में मिलते हैं। और आप गौर करेंगे मगर उसमें नजर आता है। ओटर्स हैं, ओटर उदबिलाव जिसको कहते हैं, वो वेटलैंड में नजर आते हैं। वो नाना प्रकार की मछलियां होती हैं, बहुत सारे टर्टल्स होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे पक्षी होते हैं, जो पक्षी अभी माइग्रेटरी बर्ड्स, जिस तरह से यमुना बैरस्ती पार्क में डीडीए के नाना प्रकार के पक्षी अभी आए हुए थे सुदूर देशों से, चाइना से, साइबेरिया से, सेंट्रल एशिया से, यूरोप से। अच्छा सर, अभी आईपीसीसी की रिपोर्ट आई जिसमें ये बताया गया कि वेटलैंड तेजी से घट रहे हैं, और कई अनुमान हैं ऐसा बताते हैं कि अगले 80 साल में दुनिया भर में जो वेटलैंड हैं उनको 35% तक का नुकसान हो सकता है। तो पिछले कुछ सालों में किस तरह के बदलाव देखने को मिले हैं और जिनके आधार पर इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं? क्या कारण है इन घटते वेटलैंड? आप गौर करें तो हम अक्रॉस दी कंट्री जो हमारे फ्लड प्लेन हैं उसको रिहाइश में, इंसानी रिहाइश में बदला जा रहा है ना। इंसानी रिहाइश में उसको बदला जा रहा है। जब आप फ्लड प्लेन इसको देखेंगे, आप अनफॉर्चुनेटली जब इंसानी रिहाइश में किसी, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली के यमुना को ही देख लीजिए, आप अगर गौर करेंगे, और कहीं नहीं तो गाजियाबाद के जो गाजियाबाद में नदी है हिंडन, आप हिंडन की स्थिति देख लीजिए। हिंडन को हमने घेर रखा है, उसके फ्लड प्लेन को खा लिया हमने। और किसी भी नदी का जीवन फ्लड प्लेन से होता है, और फ्लड प्लेन में वेटलैंड है उसको भर देते हैं हम। उसी तरह देश से पाट देते हैं। हाँ, पूरे दूसरे, इसकी में एक अलग ढंग से कहानी चलाई गई। आप देखें बहुत जगह हमने देखा कि जो वेटलैंड है उसमें नाले का पानी हमने गिराना शुरू किया, क्योंकि आसपास बसाहट हो गई। और जब नाले का पानी उसमें गया तो वो पानी गंदा हो गया। फिर हमने कंप्लेन किया कि मच्छर पनप रहे हैं, फिर उसको सरकारी तौर पे भर दिया हमने, फिर उसके ऊपर घर बना लिया। या फिर मलबा भरते भरते, जैसा फ्लड प्लेन में आप देखते हैं, उसको ऊंचा बना दिया, फिर उसको इंक्रोच करके घर बना लिया। तो इस तरह से फ्लड प्लेन के ये नाले वाली जो बात आपने की और दिल्ली की बात की, तो मुझे याद आता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम जो है डिपार्टमेंट, उसमें यमुना में वेटलैंड बनाने का काम किया जा रहा है। और उसके जो प्रोफेसर हैं CR बाबू, जो इस पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि वेटलैंड में जो यमुना में पानी गिर रहा है, जो नाले का, और जो गंदा पानी है, उसको हम थोड़ा नेचुरल तरीके से साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पॉजिटिव परिणाम देख रहे हैं। पानी में हानिकारक केमिकल वगैरह मौजूद हैं, उनको भी अलग किया जा रहा है, वो भी फिल्टर हो जाते हैं। तो वो कैसे काम करता है, किस तरह का मैनेजमेंट सिस्टम? क्योंकि मेरा भी जुड़ाव उसी संस्था से है, और मैं आपको बता दूं कि डीडीए ने हमें जमीन दी है। डीडीए और दिल्ली विश्वविद्यालय मिलके बैरस्ती पार्क के नाम पे जो मॉडल प्रोफेसर CR बाबू साहब ने दिया है, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स का, जिसके अंतर्गत नाले के पानी का शोधन फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड से उसकी इम्प्योरिटीज हटाते हैं, उसमें 0 एनर्जी खर्च होती है। तो हमने एक करके नीला हाउस में दिखाया है, जहां पर 1 MLD सीवेज को हमने ट्रीट किया है नेचुरल वे में, जहां पे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड बनाते हैं, रिवर बेड को सिमुलेट करते हैं, पौधों से होकर पानी गुजरता है, और जब फाइनल वो निकलता है तो साफ हो जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम हम लोगों ने कालिंदी बैरस्ती पार्क, जो महारानी बाग के पास है, वहां भी शुरुआत की हाल में। तो धीरे धीरे उसमें बहुत सारे सुधार हम करते जा रहे हैं।
पहले हमें जमीन की जरूरत ज्यादा होती थी, अब इन सीटू काम करना शुरू किया। अगर नाले का बेड है तो उसी में काम करना शुरू किया, जी। तो वो अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो धीरे धीरे हम और उसको सुदृढ़ और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार माननीय एनजीटी ने अपने डायरेक्शन में भी कहा है कि बायोडाइवर्सिटी पार्क मॉडल जो दिल्ली का है, डीडीए के बायोडाइवर्सिटी पार्क का मॉडल, उसको नदियों के रिजुविनेशन में लगाना चाहिए। अच्छा सर, ये जो पूरा मसला है वेटलैंड का, ये रामसर कन्वेंशन के तहत आता है। जी। और कहा जाता है कि रामसर कन्वेंशन के तहत अगर कोई वेटलैंड आ जाता है तो फिर उसके बचाव में, उसके संरक्षण में और तेजी से प्रयास होने लगते हैं। क्या अभी जितनी साइट्स हैं रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, लगभग 47 साइट्स हैं, अभी पिछले साल एक जोड़ी गई थी, मेरठ के पास की थी कोई, तो मुझे शायद हैदरपुर वेटलैंड जो था। हाँ, तो क्या इन साइट्स में आप देख रहे हैं कि उतना काम हो पा रहा है रामसर कन्वेंशन के तहत आने के बाद? अच्छा काम दिख रहा है आपको, या फिर कुछ कमी लगती है आपको? देखिए, हैदरपुर तो बहुत तेजी से आगे आया, और मैं बताऊं अक्सर हाँ किसी न किसी इंडिविजुअल का बड़ा योगदान हो जाता है। आप जब हैदरपुर को गौर से देखेंगे तो वहाँ जो वहाँ के कमिश्नर थे उन्होंने रुचि ली, संजय जी ने, और वो हैदरपुर में जोर लगाया, और हैदरपुर आज विश्व स्तर पे चला गया। तो हैदरपुर में भी काम तो होना ही है अभी, क्योंकि वो बैक वाटर वहाँ पे जमा होता है नदी का, जो उसमें बहुत बड़ा वेटलैंड बनता है जो हस्तिनापुर सेंचुरी से जुड़ा हुआ है जी। तो उसमें और भी काम होने की जरूरत है, लेकिन शुरुआत अच्छी है। नहीं, और बाकी में जो आप देख रहे हैं, क्या कहीं पर आपको कुछ कमी नजर आती है? देखिए, जो रामसर साइट हो जाते हैं उस पर तो खासा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हम जब सिग्नेटरी रामसर कन्वेंशन जब 1971 में हुआ रामसर ईरान में, 1982 में इंडिया उसमें शामिल हुआ था। हाँ, तो जब इंडिया शामिल सिग्नेटरी हम बन गए तो हम वचनबद्ध हो जाते हैं कि उस पर काम करें। फॉर एग्जाम्पल आप भरतपुर को देखें जी, तो उसमें वो भी रामसर साइट है। तो रामसर उसको बीच में आज से 5-6 साल पहले पानी की प्रॉब्लम आई थी। हाँ, फिर से उसको उपाय किया गया, मैंने देखा काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मुहैया पानी कराया गया, धीरे धीरे जीवन फिर से आने लगा। तो जो रामसर साइट हो जाते हैं उसमें खासा ख्याल होता है। अगर सरकार ख्याल नहीं करती तो हमारे जैसे लोग हैं उस पर नजर रखते हैं और सरकार को खबर करते हैं कि हाँ इसकी जरूरत है, तो उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास होता है, या आपके जैसे मीडिया के लोग हैं वो भी आकर्षित करते हैं जो इस तरह के चिन्हित स्थान है। हाँ, अच्छा सर, दिल्ली में कहा जा रहा है कि दिल्ली में जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जिनमें कई सारी झीलें भी शामिल हैं, और उनको बचाए जाने के लिए, उन पर काम किए जाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए उनको वेटलैंड में शामिल किए जाना भी जरूरी हो गया है, और सरकार का ये कहना है कि इसके बाद उन पर ज्यादा अच्छे से काम किया जा सकेगा। कौन से ऐसे बदलाव आ जाते हैं जब उनको हम वेटलैंड में शामिल कर लेते हैं? तो देखिए सर, मैंने जैसा बताया कि 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो चिन्हित करना कि ये वेटलैंड है, वही अपने आप में बड़ा काम है। और अगर चिन्हित आप कर लेते हैं कि ये वेटलैंड है और उसका ओनरशिप देखते हैं, लैंड रिकॉर्ड देखते हैं और चिन्हित कर लेते हैं ये वेटलैंड है, उसमें पानी हो या ना हो, फिर हम देखते हैं कि वो वेटलैंड है तो उसमें परेशानी क्या है। तो अगर चिन्हित करके आप किसी भी एक सुनियोजित ढंग से किसी अथॉरिटी जैसे वेटलैंड अथॉरिटी वगैरह में उसको अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से उस पर ध्यान ज्यादा जाता है और उसमें सुधार होने की संभावना बढ़ जाती है। जी। सरकार ने जब जल शक्ति मंत्रालय बनाया था तो एक नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम लेकर आई थी सरकार, और इसमें वेटलैंड के जीर्णोद्धार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इसके प्रयास कैसे दिख रहे हैं आपको? देखिए, मैं ऐसे जनरल आपको बताने की कोशिश करूं कि किसी भी नैसर्गिक जैविक चीजों पे काम करने के लिए आपको एक अच्छे वैज्ञानिकों की टीम की आवश्यकता होती है, और आप बहुत सारा पैसा आपके पास हो और टीम ना हो तो शायद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता। मैं उदाहरण ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो बायोडायवर्सिटी पार्क दिल्ली में बने हैं और वो सरकारी हैं, सरकार के हैं, और डीडीए की जमीन है, डीडीए ने दिल्ली विश्वविद्यालय को पैसा दिया, दिल्ली विश्वविद्यालय और डीडीए मिलकर कार्य कर रहा है। तो उस पे जिस तरह का वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाया गया, शोध हुआ और एक टीम लगातार उसको काम कर रही है जी, तो उस तरह से अगर हम काम कर पाते हैं तो शायद हम रिजल्ट दे पाते हैं, हम किसी संस्थागत अंतर्गत आए या नहीं। सरकारी सारी चीजों में अक्सर हम देखें तो ऐसा हम जब मान लेते हैं कि हमने इतने पैसे सरकारी कोष से, मंत्रालय से दे दिया। फॉर एग्जाम्पल
किसी नदी के सफाई या वेटलैंड के रखरखाव के लिए हमने इतना सारा पैसा दे दिया और मान लिया कि वो काम हो गया, वो उचित नहीं है। क्योंकि उस पैसे का सदुपयोग उस सिस्टम के लिए तभी हो पाता है जब आपके पास एक अच्छी टीम है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि जहां भी इस तरह का काम हो वहां एक अच्छी टीम का निर्माण किया जाए। स्थानीय विश्वविद्यालय, स्थानीय शोधकर्ता, स्थानीय अच्छे एनजीओ, स्थानीय पत्रकार आप जैसे सबको सम्मिलित करके एक कमिटी हो जिस पर काम करे। हाँ, यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में भी वेटलैंड्स को बचाने की दिशा में पिछले कुछ सालों में काफी काम किया गया और आपकी देखरेख में ये काम हुआ है। उस पर भी हम बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कैसे उसको किया गया, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। 1971 में ईरान के शहर रामसर के कैस्पियन सागर तट पर एक कन्वेंशन किया गया। इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसका उद्देश्य था ग्लोबल लेवल पर वेटलैंड्स को बचाना। आज की डेट में दुनिया के 170 देश इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं। इस कन्वेंशन के समझौतों के तहत ये सभी देश अपने अपने देश में वेटलैंड्स को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत ने इस समझौते पर 1981 में साइन किए। आज भारत में 49 वेटलैंड्स ऐसी हैं जिन्हें रामसर साइट्स का दर्जा मिला हुआ है। इसमें सबसे पहले 1981 में ओडिशा की चिल्का झील और राजस्थान के भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। वहीं देश का सबसे बड़ा वेटलैंड्स जो रामसर साइट्स में शामिल है वो सुंदरवन का डेल्टा है। 2019 में इसे रामसर साइट का दर्जा मिला था। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्थशास्त्र। मैं हूं अमन गुप्ता और मेरे साथ आज वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस पर बात करने के लिए मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर फयाज खुदसर। तो सर, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के बारे में बात करेंगे। आपकी देखरेख में वहां पर वेटलैंड्स को बचाने का काम हुआ है, उसके संरक्षण का काम हुआ है। तो पिछले कुछ एक सालों में किस तरह से ये काम किया गया, किस तरह के चैलेंजेस आए और किस तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आज दिखते हैं? आपको खास बताऊं कि जब आप यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क की बात करते हैं तो शायद देश का पहला वो बायोडायवर्सिटी पार्क है और इस पर काम बड़ा हुआ। ये मॉडल जैसा मैंने बताया कि प्रोफेसर CR बाबू साहब ने दिया और अभी जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री अनिल बैजल साहब, उस वक्त वो DDA के VC होते थे, उनके द्वारा ही ये शुरुआत की गई थी। और ये पार्क इस तरह से 2002 में ये जमीन दी गई हमें और 2003-04 से हमने काम शुरू किया। ये जमीन बहुत, जब हम लोग आए तो ये जमीन नमकीन बहुत थी, यहाँ pH बहुत हाई था। तो किसी pH हाई जगह पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने वैज्ञानिक तरीके से इसको देखा कि वे रिस्टोर कैसे करें। तो हमें रास्ता ऐसा निकालना था जो ऐसी टेक्नोलॉजी जो साइंटिफिक हो और सस्ती हो और सस्टेनेबल हो। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने देखा कि नमकीन मिट्टी को ठीक करने के लिए बहुत जरूरत थी कि लैंडस्केपिंग करें, और लैंडस्केपिंग करने के लिए मिट्टी की जरूरत थी। अगर मिट्टी कहीं बाहर से लाते हैं तो पैसा भी खर्च होता है और इकोलॉजिकल डिजास्टर वहां होता है। तो हमने विद इन दिस सिस्टम, जो 457 एकड़ का आज यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क है, 2 फेजेस में बटा है, फेज 1, फेज 2। फेज 1 इनएक्टिव फ्लड प्लेन है, फेज 2 एक्टिव फ्लड जोन है जहाँ फ्लड आती है। तो हमने फेज 1 में काम शुरू किया और उसमें हमने कुछ चिन्हित किए जो मैंने बताया था इंडिकेटर स्पीसीज, जिससे पता चला कि यहाँ वेटलैंड पूर्व में थे। तीन वेटलैंड्स हैं पूरे में? 3 नहीं, उसमें तो अलग अलग तरह के आप देखें तो अलग अलग तरह के वेटलैंड और मार्शेस 5-6 हैं। बड़े वेटलैंड को देखें तो एक नैरो शैलो वेटलैंड है जो 1.5 किलोमीटर से ज्यादा लंबे हैं, और एक डीप वेटलैंड है जो लगभग 7 एकड़ का है, और एक और बड़ा वेटलैंड है जो एक्टिव फ्लड जोन में है, वो 100 एकड़ का है। हाँ, ऐसे जो बड़े वेटलैंड हैं वो 3 है। मैं एक मैप देख रहा था। और उसके बाद मार्शेस बने हुए हैं, तो मार्शेस का भी रोल होता है बहुत सारा। तो हमने इन वेटलैंड को पुनर्जीवित करने के लिए अलग ढंग की कहानी गढ़ी। क्या हमने इतिहास देखा कि ऐतिहासिक रूप में जो दिल्ली के वेटलैंड थे उनके पास क्या था, और उसको रेफरेंस इकोसिस्टम खोजना पड़ा। और पूरे एक तरह से सोचे यमुना
रिवर बेसिन को हमने सर्वे कर लिया और उसके हिसाब से यहाँ पर जो वेटलैंड को हमने डिसिल्ट किया, उसके किनारे सेजेस, फ्रेगमाइटिस, टाइफा, टेमेरिक्स, इसके फॉरेस्ट को हमने एस्टेब्लिश किया, सेजेस ग्राउंड पे लगाए और डिफरेंट मियांडरिंग के साथ उसको रिस्टोर किया था। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप जान के खुश होंगे कि जो मिट्टी निकली उससे हमने आइलैंड्स बनाए, जो आइलैंड्स आज बड़े एक्टिव हो गए और वो उसमें पानी जब आ गया सबसाइल एक्वीफर का, तो उसमें उसी साल से बहुत सारे पक्षी आने लगे और वो जो हमने दोनों किनारों पे फॉरेस्ट रिस्टोर किया, उसमें जान के आप अचंभित होंगे कि आज से 70-80 साल पहले राजघाट के किनारे कुछ स्पेशल बगुले थे जो ब्लैक क्राउन नाइट हेरोन, जो अपना घरौंदा बनाते थे, घोंसला, वो बनाना बंद कर दिया था, उन्होंने बनाना शुरू किया वहां पे। तो हर महीने आप हर साल अप्रैल मई में जब आएंगे तो हजारों की तादाद में बहुत सारे बगुले अपना घोंसला बनाते हैं। उसमें ब्लैक क्राउन नाइट हेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दिल्ली का सबसे बड़ा हिरोनरी बनाया। तो रिस्टोर करने का इंडिकेटर यही होता है कि दूसरे प्रजाति उसको एक्सेप्ट करने लगे। उस तरह डीप वेटलैंड को भी हमने डिसिल्ट किया और वहां पर ये ध्यान दिया हमने डिसिल्टेशन में कि कॉन्टूर को देख करके कि जो माइग्रेटरी डक्स आती हैं वो डाइवर्स होते हैं, वो अंदर घुस के खाते हैं। तो किस तरह का कॉन्टूर बने और कैसे एक्वेटिक प्लांट्स आए जो उन पक्षियों को रहने की जगह दे और किस तरह का शेल्टर बने कि बड़े पक्षी जैसे ग्रेट कॉर्मोरेंट अभी भी बैठे हैं, आए हुए हैं, तो ग्रेट कॉर्मोरेंट जो आते हैं उनको खाने के लिए मछलियां किस साइज की मिली। तो इस तरह से हमने वेटलैंड सबके निर्माण किया। फेज 2 में 100 एकड़ का वेटलैंड हमने इस ऑब्जेक्टिव से रिस्टोर किया कि बहुत सारा पानी बाढ़ का उसमें संरक्षित कर सके, जो कि बुरे वक्त में पीने के काम भी आ सकता है, ऑफशोर रिजर्वायर की तरह। और इससे क्या लाभ हुआ कि आसपास रिचार्ज हो सकता है उसे, तो जी आसपास के लोगों ने हमें बताया, कुछ लोगों ने बताया कि जो कपड़े पीले होते थे धुलने पे, सफेद कपड़े, वो बंद हो गए। जो मई जून में उनको पाइप अलग लगानी पड़ती थी समरसेबल में, उसकी समस्या खत्म हो गई। ये सब तो इंडिकेटर दिखने लगे। जी अच्छा सर, वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए जो नियम बनाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत, और जो एक मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है और जो सरकार की ओर से दिशा निर्देश हैं, क्या ये आपको काफी लगते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जैसे ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की आपने बात की 1986, वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्ट है जो आपको हर तरह के पावर देता है हाथ में। उसके अलावा भी टाइम टू टाइम जैसे वो एक वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए 2015-16 में भी लाया गया था। तो समय समय पर ये चीजें बदलती हैं, हमें खास ध्यान देना होगा कि हमें अपने क्षेत्र के वेटलैंड के आइडेंटिफिकेशन के बाद मास मूवमेंट के तहत उस पर जोर देके बात उठानी पड़ेगी। सरकार अपने हिसाब से आती है, कानून अपने हिसाब से बनता है, लेकिन सरकार हमें अपने वेटलैंड को बचाने के लिए हमें खुद मुहिम उठानी पड़ेगी। जब आवाज आप उठाएंगे तब वो हाँ, ये मैंने इसलिए जानना चाहा क्योंकि क्या आपको ये लगता है कि शायद यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में और ज्यादा बेहतर काम हो सकता है अगर इसको रामसर कन्वेंशन के तहत ले आया जाए? रामसर कन्वेंशन का एक अलग नियम है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके होता है। हम लोग उस पर लगे हुए हैं। रामसर कन्वेंशन का नियम होता है कि एक बार में के पक्षियों की संख्या 20,000 से ज्यादा एक बार में आए जी। तो वो सब लगे हुए हैं, हम लोग डेटा कलेक्ट हर साल करते जा रहे हैं। और भी कुछ हैं, बहुत सारे फैक्टर को तो ये पूरा कर पा रहा है। तो अभी 20,000 पक्षी का डेटा हम पहुंच नहीं पाए हैं, जब पहुंच जाएगा तो ये भी रामसर में आ जाएगा जी। तो वो सब आंकड़े जो होते हैं, जो इन क्राइटेरियाज है, वो तो फुलफिल करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। हाँ, तो वो फुलफिल हो जाएगा जिस दिन वो हो जाएगा। सर, विशेष तौर पर अगर हम किसी को कोई सलाह देना चाहें और वो अपने स्तर पर प्रयास करना चाहे तो कैसे वेटलैंड को बढ़ाए, कैसे इस दिशा में काम करे, उसको बचाए? मैं तो सिर्फ यही अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से ही आप किसी नम भूमि वेटलैंड को आप देखते हैं, उसमें सबसे पहले आपको ये देखना होगा क्या नाले का पानी तो नहीं आ रहा है, क्या जो बारिश का पानी उसमें आता था वो रास्ता अवरुद्ध तो नहीं हो गया रोड से, घर से। इन दो चीजों को अगर देख लेते हैं कि नाले का पानी आ रहा है तो उसको शोधित कैसे करें या उसको डाइवर्ट कैसे करें, और बारिश का पानी नहीं आ रहा है तो उसको लाने की कैसे व्यवस्था करें। अगर ये दो काम कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सहयोग वेटलैंड को हो जाता है। और वेटलैंड के ऊपर इंक्रोचमेंट करने से रोकें, क्योंकि उसका कैचमेंट एरिया जितना बड़ा होता है वेटलैंड उतना सुरक्षित होता है, और वेटलैंड जितना सुरक्षित होता है
आसपास के लोग उतने ही उनको पानी उतना अधिक मिल पाता है। तो मेरी तो अपील यही होगी लोगों से कि वेटलैंड को पहचाने और पहचानने के साथ उसको सुरक्षित करने का काम स्वयं करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया फयाज खुदसर जी, आप इस बातचीत में शामिल हुए, वेटलैंड से जुड़ी इतनी तमाम जानकारियां आपने हमको दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको, तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था। फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर। Just like you choose what to play and where to listen, you can pick a job and work from wherever you want. With over 10,000 remote jobs on Naukri.com, choose from companies like Cred, Upgrad, InfoEdge, Byju's, KPMG, and work from anywhere. Naukri gets the job done when you want one.